हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स और आपके सिलेबस में टॉपिक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफ़र मेथड। ओके, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफ़र मेथड को समझने के लिए हमें पहले स्टेम सेल्स को समझना होगा। ओके, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ट्रांसजेनिक एनिमल वाला टॉपिक भी है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी अच्छे से समझने के लिए स्टेम सेल्स को जानना ज़रूरी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की बात करें तो ये स्टेम सेल्स हमेशा अनडिफरेंशिएटेड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, ये कौन से सेल्स हैं जो अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिनका विभेदीकरण ना हुआ हो। ठीक है ना, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक, जिनमें हम अंतर पता नहीं लगा सकते, वो सेल्स होते हैं। या फिर पार्शियली डिफरेंशिएटेड, जिनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, इस तरीके के सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है दे आर द अनडिफरेंशिएटेड और पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स जो क्या कर सकते हैं, आगे चल के अपनी लाइफ में आगे चल के डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स बना सकते हैं जो स्पेसिफिक होंगे। ठीक है ना, तो एक सेल जो डिफरेंट टाइप के सेल बना पाता है उसे हम स्टेम सेल कहेंगे। या फिर एक स्टेम सेल और क्या कर सकता है, ये प्रोलिफरेट कर सकता है। प्रोलिफरेट मतलब अपने जैसे ही कुछ सेल्स को भी ये बना सकता है। ठीक है ना, प्रोलिफरेट मतलब अपने जैसे ही कुछ सेल्स को भी ये बना सकता है। तो स्टेम सेल्स क्या हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं या पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, जिनमें कोई भी विभेदीकरण नहीं हुआ है, वो सेल्स हैं जो अपनी लाइफ में आगे चल के डिफरेंशिएट होते हैं तो क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेट मतलब जो अपने जैसे ही कुछ और स्टेम सेल्स भी बनाते हैं। ठीक है, उसे हम स्टेम सेल कहेंगे। ठीक है, स्टेम सेल्स की बात करें तो इनके ओरिजिन के बेसिस पे हम दो तरीके के स्टेम सेल्स मेंशन करते हैं। ठीक है, पहला एडल्ट स्टेम सेल्स जिनमें एडल्ट टिश्यू प्रेजेंट होंगे और दूसरा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जिसमें एम्ब्रियोज में जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये वो स्टेम सेल्स हैं जो एडल्ट में पाए जाएंगे तो एडल्ट स्टेम सेल्स कहलाएंगे और एम्ब्रियो में पाए जाएंगे तो एम्ब्रियो स्टेम सेल्स कहलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखें प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या है। यहाँ पे हम प्रोजेनी की बात कर रहे हैं, तीन डिफरेंट सेल्स की। ठीक है, हम यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देख रहे हैं, सेल नंबर ए, ठीक है, सेल नंबर बी और सेल नंबर सी, ये तीन सेल्स हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी कलर से पहचानेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टेम सेल, पहला सेल जो है वो स्टेम सेल है। ये स्टेम सेल क्या कर रहा है, अपने जैसे सेल्स भी बना रहा है, अपने जैसे पर्पल कलर के सेल भी बनाए इसने। ठीक है, और साथ साथ में क्या किया इसने अपनी लाइफ में आगे चल के डिफरेंशिएट यानी कि डिफरेंट सेल भी बनाया, अपने से अलग सेल भी बनाया। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेम सेल वो सेल है जो अपने जैसे सेल्स तो बनाएगा ही, साथ साथ में डिफरेंशिएट भी करेगा। प्रोलिफरेशन जो अपने जैसे सेल्स बनाना और डिफरेंशिएशन अपने से विपरीत सेल्स बनाना। इसने पहले क्या किया, इस सेल ने प्रोलिफरेट किया, ठीक है, अपने जैसे सेल्स बनाए और साथ साथ में डिफरेंशिएट भी कर रहा है। फर्दर हम इसको देखें थर्ड स्टेप में, तो इस सेल ने भी क्या किया, ये भी स्टेम सेल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसने अपने जैसे सेल्स तो बनाए। ठीक है, अपने जैसे स्काई ब्लू सेल्स तो बन नहीं रहे, साथ में इसने डिफरेंशिएट करके दूसरा सेल भी बना दिया। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करके दूसरा सी सेल भी बना दिया। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो स्टेम सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स में पाए जाने वाले सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट के जो स्टेम सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सोमैटिक सेल्स होंगे। ठीक है ना, और ह्यूमन एम्ब्रियो में या फिर एम्ब्रियो में पाए जाने वाले जो स्टेम सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाएंगे। ठीक है ना, और ये आईसीएम हम बाद में समझेंगे एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को समझते हुए। ठीक, अब ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है या एम्ब्रियो जो होता है किसी भी एनिमल का, उसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो फिर क्या बनाते हैं, अपने जैसे सेल्स भी बनाते हैं और डिफ्रेंशिएट होकर पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। मतलब इस सेल में कैपेबिलिटी है कि ये पूरा इंडिविजुअल बना दे।
ठीक है। तो इसलिए ये इन सेल्स को, इस एम्ब्रियो में प्रेजेंट सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, आपके स्टेम सेल्स कह रहे हैं। एडल्ट में भी कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, वो सोमेटिक स्टेम सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर सोमेटिक स्टेम सेल्स को हम रीप्रोग्राम करें, ठीक है ना, रीप्रोग्राम करें, तो वो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड IPS जिन्हें हम कह रहे हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहलाते हैं। अगर हम सोमेटिक सेल्स, बॉडी सेल्स जो भी हैं, उनकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो वो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो स्टेम सेल्स कंप्लीट बॉडी टिश्यू बना सकते हैं किसी भी एडल्ट का, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बना पाएंगे, यानी कि प्लेसेंटा नहीं बना पाएंगे, लेकिन पूरा इंडिविजुअल बना सकते हैं। बिना प्लेसेंटा की मदद से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएंगे। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बिना प्लेसेंटा की मदद से पूरा इंडिविजुअल नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए इन्हें प्लूरिपोटेंट कह रहे हैं। तो बना तो सकते हैं पूरा इंडिविजुअल, पूरे इंडिविजुअल्स के सारे बॉडी सेल्स बना सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की मदद चाहिए इन्हें वो है प्लेसेंटा। ओके, अब और इसको हम बाद में समझेंगे पोटेंशियलिटी ऑफ सेल में, ठीक है। अब हम देखें तो ये जो स्टेम सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आपके स्टेम सेल्स को जब हमारे बॉडी टिश्यूज़ हैं, अब वो बॉडी टिश्यूज़ एडल्ट कैटेगरी में लिमिटेड हो जाती हैं स्टेम सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम उन्हें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट फिनोमेना के तहत चेंज कर देते हैं, और जानबूझ के मतलब हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने सोमेटिक सेल्स की, ताकि वो क्या बन जाए, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बन जाए। और ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स अब कैपेबल हैं क्या बनाने में, आपके सारे बॉडी लाइनिंग्स बनाने में, जैसे मीजोडर्मल लाइनिंग बनाने में, एंडोडर्मल लाइनिंग बनाने में और एक्टोडर्मल लाइनिंग बनाने में, ठीक है। तो जो भी कैपेबिलिटीज़ गैस्ट्रुला के पास प्रेजेंट होती है वो सब ये बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें एडल्ट स्टेम सेल्स की। तो एडल्ट स्टेम सेल्स क्या हैं, ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं या सोमेटिक स्टेम सेल्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी जैसे हम देखें तो आपकी स्किन में कोई स्क्रैच लग गया तो वहाँ पे जो नए टिश्यूज़ बन जाते हैं, वो नए टिश्यूज़ हीलिंग जो होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एडल्ट स्टेम सेल्स के कारण होती है जो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ओके, अब ये सेल्स जो होते हैं ये आपके नॉन स्पेसिफिक स्टेट को शो करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, नॉन स्पेसिफिक स्टेट को शो करेंगे, ठीक, लेकिन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे। तो एक सेल एक ही स्पेशल फंक्शन कर पाएगा और बाकी जो दूसरे सेल्स कर सकते हैं वो सारे फंक्शन नहीं कर पाएगा। जबकि स्टेम सेल की बात करें हम, प्रॉपर जो आपका नॉन स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल होगा वो मॉडिफाई करके या डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट आपके प्रॉपर्टीज़ शो कर सकता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करें जो रिन्यूइंग है किसी भी टिश्यू की, जैसे हीलिंग हो गया, ये सब किसके थ्रू होता है, एडल्ट स्टेम सेल्स के थ्रू ही होता है। तो जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब आप स्कूल्स में थे तो स्कूल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन थे, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स, लेकिन एक बारी जब आपने साइंस ले लिया तो अब आप साइंस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही क्या होते हैं, एक बारी स्टेम सेल्स मॉडिफाई होकर एडल्ट स्टेम सेल्स यानी कि एम्ब्रियो वाले सेल्स, स्टेम सेल्स अगर एडल्ट स्टेम सेल में बदल जाते हैं तो इनकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब ये हर तरीके के सेल्स या टिश्यूज़ नहीं बना पाएंगे, ठीक है, और कुछ ही स्पेसिफिक टिश्यू ये बनाएंगे जो सोमेटिक नेचर के होंगे, ठीक। अब एडल्ट स्टेम सेल्स की कैटेगरी को देखें हम तो इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं। सबसे पहले आता है न्यूरोनल स्टेम सेल्स, ठीक है ना, जिसे हम NSCB कहते हैं, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं जो बोन मैरो में पाए जाते हैं। बोन मैरो में आपके हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ब्लड या ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले स्टेम सेल्स। तो ब्लड और ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे कौन से, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स में पाए जाएंगे मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स, ठीक है।
नेक्स्ट है स्किन में पाए जाएंगे स्किन स्टेम सेल्स, लीवर में पाए जाएंगे हिपैटिक स्टेम सेल्स, और एडल्ट स्टेम सेल्स जो हम रीप्रोग्राम करके बना रहे हैं, ठीक है ना, जानबूझ के एडल्ट स्टेम सेल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, रीप्रोग्राम कर रहे हैं और तब उसे प्लूरीपोटेंट कंडीशन में ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बॉडी सेल को जब हम मॉडिफाई करें कुछ इस तरीके से, रीप्रोग्रामिंग करें इस तरीके से कि वो अब कैपेबल हो किसी भी तरीके की जर्मिनल लाइनिंग बनाने के लिए, तो उस तरीके के सेल को हम, उस इंड्यूस्ड सेल को, उस परिवर्तित सेल को हम क्या कहेंगे, जो हमने जानबूझ के बदला है उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। तो स्टेम सेल्स में हम देखें तो ये एक लीनिएज है, ठीक है, इसे समझते हैं। लीनिएज मतलब कि अपनी फैमिली ट्री में या अपने पिडिग्री में ये कैसे आगे बढ़ रहा है, वंशावली क्या है। तो एक स्टेम सेल था, ठीक है, ये मॉडिफाई हुआ, क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, इसने दो तरीके के स्टेम सेल्स बनाए, एक था माइलॉइड और दूसरा था लिम्फॉइड, ठीक है। माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या करेगा, आपके डिफरेंट टाइप्स के माइलॉइड सेल्स बनाएगा, यानी कि माइलॉइड स्टेम सेल्स पहले बनाएगा माइलॉइड ब्लास्ट। ब्लास्ट सेल्स वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना, ये क्या होंगे, अब डिफ्रेंशिएशन के लिए तैयार हैं, ठीक। तो माइलॉइड ब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, आरबीसीज बनाएंगे, ठीक है, आरबीसीज बनाएंगे और प्लेटलेट्स बनाएंगे और साथ साथ में डब्ल्यूबीसीज भी बनाएंगे, ठीक। तो इस एक स्टेम सेल ने क्या किया, पहले माइलॉइड स्टेम सेल बनाया और माइलॉइड स्टेम सेल ने माइलॉइड ब्लास्ट सेल बनाए जो डिफ्रेंशिएट होंगे, तो क्या बनाएंगे, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिम्फॉइड स्टेम सेल्स क्या करेंगे, जैसे माइलॉइड स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स बना रहे थे, तो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे, आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ या फिर लिम्फेटिक लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यूबीसीज के ही पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें लिम्फॉइड स्टेम सेल ने क्या बनाया, पहले लिम्फॉइड ब्लास्ट बनाया, अब ये डिफ्रेंशिएट करेगा और क्या बनाएगा, आपके डिफरेंट लिम्फोसाइट्स बनाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ये एक और पिडिग्री है, ये एक और ब्रांचिंग हो रही है आपके स्टेम सेल की, तो इसे समझते हैं। इसमें क्या है, मीजेनकाइमल स्टेम सेल है। ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल क्या करेगा, सेल्फ रिन्यूअल, अपने जैसे ही सेल्स बनाएगा, ठीक है, अपने जैसे ही सेल्स बनाएगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, अपने जैसे सेल्स बनाने की प्रोसेस को हमने कहा प्रोलिफरेशन। अब ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, मीजेनकाइमल स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ओस्टियोसाइट, एंडोथीलियल सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, देन ओडेंटोब्लास्ट और साथ साथ में न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये क्या किया, ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल ने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बना लिए, ठीक है। जब इसने अपने जैसे ही सेल्स बनाए, मीजेनकाइमल सेल ने अपने जैसे सेल बनाए, तो उसे हमने आपका सेल्फ रिन्यूअल या प्रोलिफरेशन कहा, और जब इसने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाए तो इसे हमने डिफ्रेंशिएशन कह दिया। नेक्स्ट है, अब जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं खोजने। तो हमें क्या करना है, पहले बोन मतलब किसी इंडिविजुअल के ब्लड लेना है या फिर उसके बोन मैरो को लेना है, फिर उससे स्टेम सेल्स को आइसोलेट करना है, उनकी प्रॉपर्टी चेक करते हुए कि इनके पास क्षमता है कि नहीं है ये पूरे के पूरे बॉडी सेल्स बना सकें, ठीक है। तो एडल्ट के स्टेम सेल्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं टिश्यू कल्चर पर्पज़ से खोजने के लिए, ठीक है। दूसरा हम देखें, ये आपके क्या होते हैं, ये नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में रहते हैं ये स्टेम सेल्स अधिकतर, और साथ साथ में क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में कई सालों तक रहते हैं, जब तक कि बॉडी को इनकी ज़रूरत ना हो, जब तक कि बॉडी को इनकी ज़रूरत ना हो, किसके लिए, रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब तक कोई चोट ना लगे तो हीलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आप छोटे से हाइट बढ़ रही है या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए भी ये स्टेम सेल्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें क्या है, एडल्ट स्टेम सेल्स वो डिवाइड कर सकते हैं और सेल्फ रिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सेल्फ रिन्यू भी कर सकते हैं, जो कि स्टेम सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके के सेल्स बना सकते हैं, अलग अलग सिस्टम के या अलग अलग ऑर्गन्स के, ठीक। अब हम क्योंकि इनको रीजेनरेट करके इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी स्टेज में भी ले जा सकते हैं, तो इसलिए ये पूरा ऑर्गन भी बना सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स के, जैसे हम देखें स्किन की वुंड हीलिंग,
ठीक, जो किसके कारण होती है, आपके स्टेम सेल्स के कारण होती है। ठीक, वहीं लीवर का रीजेनरेशन भी हम देखते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गन ही रीजेनरेट हो जाता है। तो लीवर एक सबसे ज़्यादा बेटर एग्जांपल है, रीजेनरेशन शो करता है या रिपेयर शो करता है अपने ही सेल्स का। तो जब लीवर डैमेज हो जाता है तो वो काफ़ी जल्दी हील भी होने लगता है अगर स्टेम सेल्स आपके बेटर काम कर रहे हों। कौन से, हिपैटिक स्टेम सेल्स। ओके, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होंगे, देखो जब भी क्या होगा, एक एग और स्पर्म्स का फ्यूजन होगा, एक एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे क्या मिलेगा हमें, उससे हमें जाइगोट मिलेगा। जाइगोट मिलने के बाद क्या होगा, जाइगोट सेल डिवीजन शुरू करेगा। उस सेल डिवीजन को हम क्लीवेज कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इस जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो ये सिंगल सेल्ड जाइगोट 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स की कैटेगरी में आपका डिफ्रेंशिएट होता रहता है या डिवाइड होता रहता है। ठीक है, अब ये सिंगल सेल जो जाइगोट है, इसकी कैपेबिलिटी है कि ये पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बना ले, तो हम इस तरीके के सेल्स को टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। ओके, वहीं हम देखें जब ये जाइगोट क्लीवेज करता रहेगा तो ये कहलाएगा फिर क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होगा, एम्ब्रियो यूटेरस में जाके जो फीमेल यूटेरस है उसमें जाके क्या करेगा, इम्प्लांट हो जाएगा। किस कंडीशन में इम्प्लांट होगा एम्ब्रियो यूटेरस में, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में वो यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा या चिपक जाएगा। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जो है, ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन जो होगी एम्ब्रियो की, वो 150 से 200 सेल्स की होगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में कितने सेल्स होंगे, 150 से 200 सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करते हैं तो जो हम रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स निकालते हैं वो इसी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था से निकालेंगे। ठीक है ना, वो क्या करेंगे, इसी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था से हम क्या निकालेंगे, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखें ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट के 2 भाग बन जाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स बनेंगे। 2 पार्ट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा आउटर सेल मास जिसे ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं हम। ठीक है, और दूसरा बनेगा इनर सेल मास। ठीक है, जिसे हम आईसीएम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। आउटर सेल मास क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जिन्हें हम कह रहे हैं। और इनर सेल मास क्या बनाएगा, ह्यूमन की बॉडी बनाएगा। ठीक है, जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं बॉडी के वो सब बनाएगा इनर सेल मास। तो अब हम क्या करते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो इनर सेल मास वाले होते हैं। ठीक है, हम जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेते हैं वो इनर सेल मास के स्टेम सेल्स लेते हैं, क्योंकि ये कैपेबल होते हैं हर तरीके के जर्मिनल सेल्स बनाने में। एंडोडर्म, मैक्टोडर्म, मीजोडर्म, तीनों तरीके की जर्मिनल लाइनिंग्स ये बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, जैसे ही क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, अगर सही स्टिमुलेशन हो तो आपके जो आईसीएम हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं ब्लड सेल्स में, स्किन में, या फिर दूसरे बॉडी टाइप्स में। बॉडी सेल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे बॉडी सेल्स ये बनाते हैं, सही स्टिमुलेशन हो। ठीक है, अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो लगभग 5वें दिन, ठीक है, कब, लगभग 5वें दिन इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट को लगभग 5वें दिन मतलब फर्टिलाइजेशन के 5th डे में तक जो एम्ब्रियो है वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं हम। तो फर्टिलाइजेशन के, एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो लगभग 5वें दिन में बनेगा। और जब हम उस ब्लास्टोसिस्ट को वो ब्लास्टोसिस्ट जो है ट्रेवल करता हुआ यूटेरस में गया, यूटेरस में इम्प्लांट होने में भी उसे लगभग 5 से 7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इम्प्लांट होने में भी उसे क्या लगेंगे, अबाउट 5 डेज लगेंगे। 5 दिन के बाद ही वो इम्प्लांट होगा। तो दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, जिसमें हम देखें जैसे ही वो इम्प्लांटेशन होगा, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस बच्चेदानी में चिपक जाएगा, तो क्या होगा, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है वो डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है ना, अब डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या बनाएगा, डिफरेंट टाइप के एडल्ट स्टेम सेल्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अर्ली स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने देखा फर्टिलाइज्ड एग इज देयर, जिसमें मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई हैं। ठीक है ना, मेल दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई हैं, और ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो एक जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट बनते ही क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट होगी, तो 2 सेल्ड एम्ब्रियो आएगा, देन 4 सेल्ड एम्ब्रियो आएगा, देन 8 सेल एम्ब्रियो आएगा, और जो कॉम्पैक्ट कंडीशन होगी मोर देन 8 या फिर अप टू 16 सेल्ड कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मॉर्यूला कहेंगे। ठीक है, 16 ये अर्ली मॉर्यूला है, जिसमें 8 सेल में कॉम्पैक्शन हो गया है, यानी कि टाइट हो गए हैं, सारे सेल्स आपस में चिपक गए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपस में चिपक गए हैं। तो ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है साफ से, ये जाइगोट है, ये 2 सेल्ड स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, और ये मॉर्यूला है। ठीक है ना, ये डायग्राम ज़्यादा बेटर है, आप इसे ड्रॉ करना। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन में देखें तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी एम्ब्रियो स्टेज आगे बढ़ती है तो यहाँ पे हमने देखा 16 से लेके 32 सेल्ड कंडीशन मॉर्यूला डेवलप हो गई। ठीक है, लेट मॉर्यूला आते आते तक क्या हुआ, एक ब्लास्टोसील यानी कि एक बीच में कैविटी बनने लगी, ब्लास्ट कैविटी बीच में बनने लगी। तो ये बीच का जो वाइट पोर्शन है इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील। तो लेट मॉर्यूला में एक छोटा सा ब्लास्टोसील था, लेकिन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में ब्लास्टोसील बड़ी हो गई। ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट जो कि एक एम्ब्रियो कंडीशन है, ये ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में क्या होगा, 2 तरीके के सेल्स बनेंगे, एक बनेगा इनर सेल मास और दूसरा बनेगा ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है ना, इस डायग्राम में देखें, अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में क्या है, हमने देखा ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन है। इस ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं ट्रोफोएक्टोडर्म बन रहा है, यानी कि आउटर सेल मास वाले सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, आउटर सेल मास वाले सेल्स को हम, आउटर सेल मास मतलब बाहर की संरचना वाले सेल्स, ये ट्रोफोएक्टोडर्म जो है वो बन रहा है। दूसरा है ब्लास्टोसील कैविटी बन रही है, दिस इज अ ब्लास्टोसील कैविटी। और तीसरा क्या बन रहा है, इनर सेल मास वाले सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, इनर सेल मास वाले ही सेल्स आगे चल के क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है, जब आपका इनर सेल मास अब आगे डिफ्रेंशिएट करेगा, इनर सेल मास क्या करेगा, आगे अलग अलग अवस्था में बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये दिस वन इज़ द इनर सेल मास कंडीशन, यहाँ पे इनर सेल मास आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको इनर सेल मास की 2 लाइनिंग दिख रही है, एक ऊपर बड़े सेल्स वाली और एक नीचे जो है वो छोटे सेल्स वाली। ठीक है, तो ऊपर जो बड़े सेल्स वाली लाइनिंग है इसे हम एपीब्लास्ट कह रहे हैं, ऊपर वाली जो लाइनिंग है सेल्स की इनर सेल मास की वो एपीब्लास्ट कहला रही है, और नीचे वाली लाइनिंग जो है वो क्या कहला रही है, नीचे वाली दिस वन। ठीक है ना, नीचे वाली लाइनिंग क्या कहला रही है, हाइपोब्लास्ट कहला रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इनर सेल मास 2 लाइनिंग में टूट गया, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बाद में क्या हो गए, आपके एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में बदल गए। ठीक है ना, जो एपीब्लास्ट था उसने क्या किया, मीजोडर्म बनाया और 2 लाइनिंग हो गई, एपीब्लास्ट से 2 लाइनिंग हमें मिल गई, एक्टोडर्म और मीजोडर्म जर्मिनल लाइनिंग। जबकि हाइपोब्लास्ट किस में बदल गया, एंडोडर्म सेल में। ठीक है ना, अब देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म किस तरीके के बॉडी टिश्यूज़ बनाते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, अब टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल टू डिफ्रेंशिएट। ठीक है ना, उनकी पोटेंशियलिटी के बेसिस पे वो किस हद तक डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, इसके बेसिस पे हम स्टेम सेल्स को पढ़ते हैं टाइप्स। ठीक है, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, देन मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट। तो ये आपके क्या हैं, अलग अलग तरीके के स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, इनको, ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। ठीक है, ज़्यादा पोटेंट होता है और वो बॉडी के किसी भी प्रकार के सेल बना सकता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है, वो बॉडी के किसी भी प्रकार के सेल्स बना सकता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम क्या कहते हैं, जो इनर सेल मास बना रहे थे। ठीक है ना, इनर सेल मास वाले जो सेल्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, वो सेल्स आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाएंगे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनको हम प्लूरिपोटेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जाइगोट तो हो गया आपका
टोटिपोटेंट सेल, जबकि प्लूरिपोटेंट होते हैं आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है उसमें इनर सेल मास वाली लाइनिंग बनी, उसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कह रहे हैं, लेकिन जो आउटर सेल मास वाली लाइनिंग है उसे वो आपके एम्ब्रियो बनाने के लिए बहुत हद तक सहायक है। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, जो इनर सेल मास हैं, वो कभी भी वो प्लेसेंटा या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बना पाते हैं। इसलिए हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को या फिर इनर सेल मास वाले सेल्स को क्या कहेंगे? आपके प्लूरिपोटेंट सेल्स कहेंगे। ठीक है, प्लूरिपोटेंट सेल्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ या पोटेंशियलिटी के बेसिस पे टोटिपोटेंट सेल्स क्या होंगे। ये टोटिपोटेंट सेल्स जाइगोट के स्टेम सेल्स होंगे, ठीक है ना। और प्लूरिपोटेंट क्या होंगे? जिनमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होगी, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगे, ठीक है। फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होंगे? ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो डिफरेंट बॉडी के पोटेंशियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकते हैं बॉडी के। फिर अगर हम बात करें किसके, रेस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल वाले कुछ सेल्स होंगे, ये प्रोजेनिटर सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर जिनमें रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा डिवीजन, तो वो कहलाएंगे इमैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। और फिर बनेंगे फाइनली मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। नेक्स्ट हम समझे टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें तो ये स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं सारे के सारे बॉडी सेल्स में, इसलिए हम इनको टोटिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, जैसे कि जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट क्या है? टोटिपोटेंट सेल है, टोटल पोटेंशियलिटी है इसमें, बॉडी की कोई भी सेल्स बना सकता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मॉर्यूला कंडीशन के बनने से कुछ समय पहले तक ही जो सेल्स होते हैं क्लीवेज के द्वारा जो बनते हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट की बात करें तो अर्ली एम्ब्रियो की कंडीशन को हम प्लूरिपोटेंट कहते हैं, जो बॉडी के लगभग सभी सेल्स बना सकते हैं, लेकिन जो प्लेसेंटा वाले सेल्स हैं या फिर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाले सेल्स हैं वो नहीं बना पाएंगे। वहीं मल्टीपोटेंट सेल्स की बात करें तो इनके पास बहुत सारे अलग अलग सेल्स बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। जैसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स देखे थे हमने इससे पहले। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या कर सकते हैं? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स बना सकते हैं, आपके RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स ये सब बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओलिगोपोटेंट। ओलिगोपोटेंट कुछ ही प्रकार के डिफरेंट सेल्स बना पाते हैं, जैसे लिम्फॉइड या माइलॉइड स्टेम सेल्स देखे थे हमने। लिम्फॉइड और माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे? आपके WBCs बनाएंगे या लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। वहीं कुछ आते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही प्रकार का सेल बना पाएंगे, ठीक है। जैसे एडल्ट का मसल स्टेम सेल, एडल्ट का जो मसल स्टेम सेल है वो सिर्फ मसल्स ही बनाएगा और कुछ नहीं बना पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस क्या है स्टेम सेल्स के? स्टेम सेल्स काम आते हैं टिश्यू रीजनरेशन में, ठीक है, हीलिंग रीजनरेशन में। और टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? स्टेम सेल्स को कल्चर करते हैं ताकि हम ट्रांसप्लांट्स या ट्रांसग्राफ्ट्स जो हैं ग्राफ्टिंग के लिए टिश्यू बना सके। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोई भी डिजीज़ जो है, डिजीज़ के ट्रीटमेंट में बेसिकली स्टेम सेल्स काम करते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे? मीजोडर्मल लाइनिंग के जो सेल्स हैं उनको कल्चर करेंगे और उन सेल्स को फिर इंसर्ट करेंगे कहाँ? ह्यूमन के हार्ट में। इसी ढंग से ब्रेन डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टोडर्मल सेल्स को कल्चर करेंगे और फिर उनको इंसर्ट करेंगे ब्रेन में। ह्यूमन डिजीज़ ब्रेन की जो भी आपकी डिजीज़ होगी वो क्योर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल डेफिशिएंसी थेरेपी। किसी सेल की डेफिशिएंसी हो रही, जैसे ब्लड सेल्स कम हो गए, तो हम ब्लड सेल्स को कल्चर करके डेवलप कर सकते हैं और उन्हें उसको एज ए थेरेपी यूज़ कर सकते हैं स्टेम सेल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो एक बारी हमने एक स्टेम सेल डाल दिया, सपोज हमने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को कल्चर किया, अब हमने ये स्टेम सेल इंसर्ट कर दिया ब्लड में, ठीक है ना, या आपके ब्लड वेसल्स में, तो क्या होगा? या बोन मैरो में, ठीक। तो अब क्या होगा? जो भी डेफिशिएंसी होगी जैसे WBCs की या RBCs की, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करेंगे? खुद ब खुद रिन्यू होते रहेंगे और साथ साथ में प्रोलिफरेट भी होते रहेंगे, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन भी शुरू करेंगे तो डिफरेंट ब्लड सेल्स भी बनेंगे। इसी ढंग से ब्लड डिजीज़ का ट्रीट करने के लिए या फिर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स आज की डेट में यूज़ होता है, ठीक है।
तो ये सारे इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट है हम स्टेम सेल्स को डोनेट भी कर सकते हैं और लैब में हम उन्हें किस तरीके से हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डोनर्स चाहिए स्टेम सेल्स के लिए। जैसे एडल्ट स्टेम सेल के लिए स्पेसिफिकली, तो एडल्ट स्टेम सेल को हम बोन मैरो से लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, या तो हिप या पेल्विक बोन से अधिकतर हम ये आपके बोन मैरो लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ एनेस्थीसिया जो है वो भी यूज़ करते हैं बोन मैरो को लेने के लिए। नेक्स्ट है पेरिफेरल स्टेम सेल्स की बात करें हम, पेरिफेरल स्टेम सेल्स हम लेंगे ब्लड से। ठीक है, तो जो भी आपकी पेरिफेरी से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ब्लड, आपका ब्लड डोनेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी आप पेरिफेरल स्टेम सेल्स डोनेट कर सकते हो वाया ब्लड। इसी ढंग से अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड भी डोनेट करते हैं कई सारे लोग, या फिर स्टोर करने के लिए रखते हैं। ठीक, जो नाल होती है जिसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं, तो जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाल है या प्लेसेंटा है, उसमें प्रेजेंट जो ब्लड है उसको भी हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं आइदर, या फिर हम उसे स्टोर करने के लिए आपके कॉर्ड बैंक्स में रखवाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेम सेल्स।